वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और अभी जो मेरा क्लास चल रहा है वो है क्लास 8 के लिए क्रॉप प्रोडक्शन। तो चलिए स्टडी करते हैं हम लोग। क्रॉप प्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, तो स्टार्टिंग है, इसे रीड करना होगा, समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। सबसे पुराना प्रोफेशन यानी कोई व्यवसाय, कोई कार्य है तो वह हमारा क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। टिल 10,000 BC man wandered in a small groups from one place to another in search of food and shelter। करीब BC 10,000 ईस्वी, है ना, यानी शताब्दी पूर्व 10,000। अभी जो ईस्वी जो हम लोग का चलता है कौन सा है? 2022। तो ये जब ईस्वी नहीं चलता था उससे भी 10,000 वर्ष पूर्व लोग क्या थे? खानाबदोश थे। एक जगह से दूसरे जगह फूड के सर्च में घूमते थे और रहने के लिए, शेल्टर के लिए। ही हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, और फूड के लिए क्या करते थे? शिकार करते थे एनिमल्स का। अराउंड 8,000 BC, और करीब 8,000 BC मैन लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग राइस एंड व्हीट। मैन ने राइस और व्हीट ग्रो करना कब सीखा? अराउंड 8,000 BC, करीब BC 8,000 में, यानी शताब्दी हमारी जो ईस्वी जो चल रही है 2022, जब हमारी 1 था ईस्वी, 1 2 3 इस तरह से बढ़ते हुए आज 2022 है। और यार BC, है ना, आप समझ रहे हो कि जब हमारा ईस्वी नहीं चलता था उससे 8,000 वर्ष पूर्व मैन लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग राइस एंड व्हीट। मैन ने क्या सीखा? राइस और व्हीट ग्रो करना सीखा था कब? 8,000 BC। ये याद रखना, 8,000 BC पे। दिस चेंज द मैन्स वे ऑफ लिविंग। और जैसे ही राइस और व्हीट का खोज हुआ तो आदमी का रहन सहन ही अब बदल दिया। People started growing food grains in an organized manner। और लोग क्या करने लगे? ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, यानी एकत्रित होकर के, संगठित रह करके और कृषि करने लगे और फूड ग्रो करने लगे। दिस लेड पीपुल टू सेटल अराउंड फील्ड्स एंड एस्टैब्लिश कम्युनिटीज। और जिससे क्या हुआ? कम्युनिटीज का गठन होने लगा। कम्युनिटीज मतलब क्या हो गया? समुदाय, है ना, कम्युनिटी, छोटे छोटे समूह में रहने लगे। ग्रेजुअली ही लर्न टू टेम एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज डॉग्स, ऑक्सेन, काउज, हॉर्सेज, बुल्स, इटीसी। और धीरे धीरे वो क्या सीख गए? धीरे धीरे वो हम लोग, मानव लोग सीख गए टेम एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल्स को पालना भी सीख गए, जैसे कि डॉग्स, ऑक्सेन, काउज, हॉर्सेज, बुल्स पालने लगे। अपने विविध उपयोगों के लिए पालना भी सीख गए। टू इरिगेट द क्रॉप्स मैन बिल्ड कैनाल्स। और इरिगेट, इरिगेट मतलब क्या हो गया? सींचना, खेतों को सींचना, है ना। क्रॉप्स मीन्स क्या हो गया? फसल। फसल को सींचने के लिए लोग क्या करने लगे? कैनाल्स का भी निर्माण करने लगे। यानी कैनाल्स मतलब कि नालियां, नहर, ये सब भी बनाने लगे धीरे धीरे। ओके, तो लोगों में धीरे धीरे क्या हुआ? डेवलपमेंट होना शुरू हुआ जैसे ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स man used to grow only wheat, rice and some fruit trees using primitive tools and methods। शुरू प्री हिस्टोरिक टाइम्स में क्या था? मैन जो ग्रो करते थे बहुत ही कम मात्रा में, जो फसल थे बहुत ही ज्यादा वेरियस टाइप्स नहीं थे, जैसे व्हीट, राइस और कुछ ही फल उपजाते थे। और उसमें जो यूज करते थे वो प्राइमिटिव टूल्स एंड मेथड्स, बहुत ही सिंपल टूल्स और मेथड्स यूज करते थे। He used his muscular energy for all agricultural activities। और जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती थी उसके लिए वो अपना मस्कुलर एनर्जी का यूज करते थे।
he didn't know how to store food grains safely, और वो नहीं जानते थे कि कैसे हम लोग फूड ग्रेन्स को, अनाज को सेफली स्टोर कर सकते हैं। Since then there have been tremendous advances in the technology of food production. Newer varieties of crops and the use of more efficient machines have increased the agricultural output. The man has also learned to protect crops from insects and pests and some food grains safely. और धीरे धीरे मनुष्य क्या हुआ, और ज्यादा एग्रीकल्चर को व्यवस्थित रूप से और एडवांस्ड रूप से करने लगा, और नए नए उपकरण का उपयोग करने लगा, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने लगा, ताकि वो कीड़ों मकोड़ों से, पेस्ट से फूड को बचा सके। In this chapter, you will learn about the various steps and implements involved in food production and its management. और इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा फूड प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट, यही आपका टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला है हम लोग का एग्रीकल्चर। द टेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रोडक्शन यूजिंग सीड्स, वाटर एंड सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर का डिफिनीशन आपको याद रखना है, क्या है? The technology of food production using seeds का यूज करके, water and soil is called agriculture. This is the definition of agriculture. The term agriculture has been derived from the Latin words ager meaning field and cultura meaning cultivation. Agriculture जो word है, यह जो agriculture word है AGRICULTURE, यह दो वर्ड से बना है। और कौन सा वर्ड से बना है? लैटिन वर्ड्स, लैटिन वर्ड से बना है। फर्स्ट वर्ड जो है इसका, जो लैटिन वर्ड है वह है एगर, AGER, एगर, जिसका मीनिंग होता है क्या? फील्ड। एगर मीन्स फील्ड। और सेकंड वर्ड है कल्चरा, CULTURA, कल्चरा, दैट मीन्स कल्टीवेशन। का मीनिंग क्या होता है? कल्टीवेशन। तो ये आपको याद रखना है। द प्लांट्स ग्रो इन लार्ज क्वांटिटीज इन अ फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स। और प्लांट्स जो, वैसे प्लांट्स जो कि बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में उपजाए जाते हैं, है ना, वो प्लांट्स जो कि लार्ज क्वांटिटी में उपजाए जा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग क्रॉप प्लांट्स। क्लियर है कि क्रॉप प्लांट्स क्या होता है? यह समझ में आ गया। द क्रॉप प्रोडक्ट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, रूट्स, फाइबर्स etc. और जो क्रॉप जो होते हैं वो या तो ग्रेन्स हो सकते हैं, अनाज, या रूट्स, या फाइबर्स etc. एनीथिंग, कोई भी हो सकता है आपका क्रॉप। तो एग्रीकल्चर का डिफिनीशन सभी को याद हो गया है, और एग्जाम में आ सकते हैं एग्रीकल्चर का डिफिनीशन। The technology of food production using seeds, water and soil is called agriculture. एक ये आपको याद रखना है, और दूसरा आपको याद रखना है क्या? कि the term agriculture, agriculture टर्म है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड्स एगर से, मीनिंग फील्ड होता है, एंड कल्टरा से, मीनिंग क्या होता है? कल्टीवेशन। दो वर्ड्स एगर और कल्टरा के मिलने से बना है। तो ये सब चीजें आपका क्लियर है। तो आगे हम लोग अब बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर। इंडिया में जो क्रॉप ग्रोन होते हैं मुख्यतः ये चार प्रकार के हैं। फर्स्ट है जो सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स में क्या आते हैं? CEREAL, सीरियल क्रॉप्स। राइस, व्हीट, मेज, याद रखेंगे सीरियल क्रॉप्स क्या हो गए? राइस, व्हीट, मेज, है ना। वेजिटेबल क्रॉप्स यानी वेजिटेबल, पोटैटो, टोमेटो, कैरट, कॉलीफ्लावर etc. और फ्रूट क्रॉप्स तो समझ ही रहे हो, फल, मैंगो, ऑरेंज, गुआवा, एप्पल etc. और फाइबर क्रॉप्स जो लंबे लंबे रेशे वाले फल होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कॉटन, जूट etc. तो चार भागों में क्रॉप्स को डिवाइड कर दिया गया, और वो कौन कौन से हैं? सीरियल क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स। डेली घर में जो आपका भोजन बनता है वो सीरियल क्रॉप्स एक होता है, और दूसरा वेजिटेबल क्रॉप्स होते हैं। ये दो चीजों से बनते हैं।
सीरियल क्रॉप्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। सीरियल क्रॉप्स किस चीज में रिच होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। कहने का अर्थ हुआ कि सीरियल क्रॉप्स जो होते हैं, जो आपके अनाज जो होते हैं, जैसे चावल, गेहूं, है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पल्स क्रॉप्स आर रिच इन प्रोटीन। पल्स क्रॉप्स क्या हो गया? दालें हो गए। जो हम दाल खाते हैं, मसूर की दाल, चना की दाल, राहड़ की दाल, इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। और चावल, गेहूं, मेज, इन सब में क्या ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। वाइल्ड सीड्स क्रॉप्स आर रिच इन फैट्स। और वो वाइल्ड सीड जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे क्या हो गया? सरसों, है ना, राई, इसमें फैट्स अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कि तेल निकलता है। क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो क्रॉप सीजन्स। और क्रॉप प्लांट्स को हम लोग सीजन के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं कि वो अलग अलग सीजन्स में जो उपजते हैं, ग्रो करते हैं, उसके आधार पर हम क्रॉप प्लांट्स को डिवाइड करते हैं दो भागों में। देयर आर टू मेन क्रॉप सीजन्स इन आवर कंट्री। हमारे इस देश में दो मेन क्रॉप सीजन्स होते हैं। कौन कौन होते हैं ये आप लोगों को तो मालूम ही होगा। एक है हमारा खरीफ सीजन और दूसरा है रबी सीजन। हमारे देश इंडिया में दो भागों में सीजन के आधार पर क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है। एक हो गया खरीफ सीजन और दूसरा रबी। खरीफ हिंदी में लिखते हैं, है ना, और रबी और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं जो देख रहे हैं? क्लियर है? तो देख रहे हैं क्या? खरीफ सीजन क्रॉप्स। खरीफ सीजन क्रॉप्स, these crops are grown in the rainy season between June and October। खरीफ सीजन जो क्रॉप्स होता है, इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है? जून से लेकर के अक्टूबर तक, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये जो 5 मंथ होते हैं, 5 मंथ्स, यह है आपका खरीफ सीजन का क्रॉप। और इसलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या? रेनी सीजन क्रॉप। क्योंकि बरसात भी जो है वो आपको जून मंथ से शुरू होने लगता है। द खरीफ क्रॉप्स आर डिपेंडेंट अपॉन द साउथ वेस्टर्न मानसून। और जो खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर? साउथ वेस्टर्न मानसून पर डिपेंडेंट होते हैं। A few examples of खरीफ क्रॉप्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स है खरीफ क्रॉप्स के वो हैं, जैसे पैडी, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड मेज। ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं, जिसे कि आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है क्या क्या चीज जो ध्यान देंगे कि पहला, कि खरीफ सीजन जो होता है वो कैसा होता है? क्रॉप्स का रेनी सीजन होता है। फर्स्ट तो आप ये याद रखना कि खरीफ सीजन जो है वो कैसा है? रेनी सीजन क्रॉप्स है। और दूसरा आपको याद यह रखना है कि खरीफ सीजन जो क्रॉप्स होता है वह होता है कब से कब? ये भी याद रखना है कि जून टू अक्टूबर, जून से लेकर अक्टूबर तक का आपका जो सीजन है वो खरीफ सीजन का होता है। और ये डिपेंड करता है साउथ वेस्टर्न मानसून पर। और इसके एग्जाम्पल कुछ याद रखेंगे, जैसे पैडी, एक एग्जाम्पल याद रखना है पैडी, दूसरा कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट और मेज। ये सब आपके क्या है? खरीफ सीजन क्रॉप्स हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारा दूसरा जो क्रॉप है वह है रबी सीजन क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। और रबी सीजन का जो क्रॉप्स होता है यह कब होता है? विंटर सीजन में, जाड़े के दिनों में ये क्रॉप्स उपजते हैं। बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च, और यह कब से कब चलता है? अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। यानी कहने का अर्थ हो गया कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्लियर? ये पीरियड हो गया रबी सीजन क्रॉप्स का। एंड आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मानसून, और यह मानसून पर डिपेंड नहीं करता है। कौन? रबी सीजन क्रॉप्स मानसून पर डिपेंडेंट नहीं होता है। A few examples of rabi crops are wheat and legumes,
like clover pea, gram, mustard and linseed. Crops are grown in soil or in water. और ये जो क्रॉप्स होते हैं मिट्टी और पानी में ग्रो करते हैं। और एग्जांपल्स इसके याद रखने हैं कौन कौन है, wheat, legumes like clover, pea, gram, mustard, linseed. ओके, तो दीज आर द रबी सीजन क्रॉप्स। और रबी सीजन क्रॉप्स कैसे होते हैं, विंटर सीजन क्रॉप्स होते हैं अक्टूबर और मार्च के बीच में, अक्टूबर और मार्च के बीच में, और ये मानसून पर डिपेंड नहीं करते हैं, रबी सीजन क्रॉप्स। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और वो डिवाइड किया गया है यहाँ इस टेबल में। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो आप देखिए तो कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं। और जैसे देखिए यहाँ पर देखता हूँ तो फर्स्ट है माइलेट्स। माइलेट्स किसे कहते हैं, सोरगम, ज्वार, रागी, फिंगर मिलेट, बाजरा, पर्ल मिलेट, ये हो गए मिलेट्स के एग्जाम्पल हो गए। पल्सेज हमारे दाल, अरहर जिसको तूर भी कहते हैं, ब्लैक ग्राम उड़द दाल, ग्राम ग्राम मूंग, ग्रीन ग्राम मूंग दाल को, बेंगल ग्राम चना को कहते हैं। तो ये पल्सेज आप याद रखेंगे, है ना। पल्सेज आपको याद रखना है कि पल्सेज में क्या है, अरहर, तूर, ब्लैक ग्राम उड़द, ग्रीन ग्राम का मीनिंग होता है मूंग, बेंगल ग्राम मीनिंग चना। और बीन्स का एग्जाम्पल है कौन, पीच, सोयाबीन, कॉफी और लेंटिल। उसी प्रकार से आपका वाइल्ड सीड्स जो है यानी जिससे कि तेल उत्पादन होता है वह है मस्टर्ड। वाइल्ड सीड्स कौन कौन है, जैसे मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट है, सोयाबीन, सनफ्लावर, लाइन सीड, कैस्टर, कॉटन सीड, इनसे क्या होता है, तेल का उत्पादन होता है। रूट क्रॉप्स वो क्रॉप्स जो कि जड़ होते हैं जिसे कि हम लोग खाने में यूज करते हैं, जैसे कैरोट, टर्निप, ये सब है हमारे। हम लोग देखते हैं बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, किस प्रकार से खेती होती है, वो उस चीज की स्टडी अब हम लोग करते हैं। Crop production involves a number of activities like preparation of soil, sowing of seeds, and so on, till farmers are able to harvest and store the crop produce. क्रॉप प्रोडक्शन में आता क्या है, जब किसान फसल रोपता है ना, हार्वेस्ट करता है, फसल रोपता है, बो करता है, सीड बो करता है, खेत की जुताई करता है, वहां से उसे स्टोर करने तक के सारे जो प्रोसेस है वो आपको क्या होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज के तहत आते हैं। द एक्टिविटीज और tasks which a farmer performs to cultivate a crop are referred as agricultural practices। और वह एक्टिविटी जो फार्मर यूज करता है क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप को उपजाने के लिए, उसे ही हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज कहते हैं। These agricultural tasks are as follows। और ये एग्रीकल्चरल टास्क ये सब है, जैसे नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला तो किसान क्या करता है, फार्मर सॉइल मिट्टी को तैयार करता है बाय प्लोइंग एंड लेवलिंग, खेत को जोत करके और लेवलिंग करके, ताकि लेवलिंग मतलब एक समान समतल करके, ठीक है ना, एक तरह से उसे क्रमबद्ध करके, ताकि उसमें बीज को बोया जा सके। और उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स, उसमें फिर बीज बोए जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्यूरिंग, और क्या किए जाते हैं, फिर उसमें फर्टिलाइजर्स, ठीक है, खाद दिए जाते हैं, डाले जाते हैं, ताकि उत्पादन अच्छी तरह से हो। इरिगेशन और सिंचाई भी की जाती है, इरिगेशन मतलब पानी से सींचना। वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स, और अवांछित जो भी पेड़ पौधे, छोटे छोटे खरपतवार जो हो जाते हैं, जिसे कि हम लोग वीड्स कहते हैं, उसे निकाला जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग, WEEDING। वीडिंग मीन्स हो गया क्या, रिमूवल ऑफ वीड्स, खरपतवार निकालना। हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, और स्टोरेज, और उस पूरे फसल को फिर कटाई होता है, छटाई होता है, चुनाई होता है ना,
सुखाया जाता है और फिर उसे स्टोरेज किया जाता है। एक लंबा अच्छा खासा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आपका एग्रीकल्चर के में आपको क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं किसे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करते हैं। सबसे पहले किसान क्या करता है, मिट्टी तैयार करता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज बोने के पहले इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल, सॉइल को तैयार करना जरूरी है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन बाय टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल का प्रिपरेशन कैसे होता है, टर्निंग और लूजनिंग द सॉइल, सॉइल को उल्टा पुल्टा जाता है ना, कैसे, ट्रैक्टर लगाया जाता है, पावर टिलर लगाए जाते हैं और उसे जोते जाते हैं और उसे लूजनिंग किया जाता है, छोटे छोटे उसे पार्ट्स में बदला जाता है। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग, और यही टर्निंग और लूजनिंग का जो सॉइल होता है, जो टर्निंग और लूजनिंग जो करते हैं सॉइल को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, प्लोइंग कहते हैं, नहीं तो टिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एक कहते हैं PLOUGHING, प्लोइंग, ये स्पेलिंग याद रखना है बाबू, प्लोइंग। दूसरा टिलिंग, नहीं तो इसी को कहते हैं क्या, TILLING, टिलिंग। प्लोइंग और टिलिंग का मीनिंग क्या हो गया कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। तो ये डिफिनीशन आपको याद रखना है कि द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। ओके, प्लोइंग हेल्प्स द सॉइल इन अ नंबर ऑफ फ्लोइंग वेज, और प्लोइंग जो है निम्न वेज में सॉइल को मदद करता है कि आपका इसमें फसल उपजेगा। पहला, इट हेल्प्स इन लूजनिंग द सॉइल सो दैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर। प्लोइंग में क्या करते हैं, हम लोग मट्टियों को उलट पुलट देते हैं, कैसे, ट्रैक्टर या पावर टेलर की मदद से, और उसे फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि उसके बीच में अच्छा खासा मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब हो सके, है ना, और एयर रह सके। द लूज सॉइल, जो लूज सॉइल होते हैं आपके, द लूज सॉइल आल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स, और सॉइल जब लूज होता है यानी ढीला होता है, छोटे छोटे कण में रहते हैं जिससे कि हम आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, तो उसमें अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स भी आसानी से ग्रो करते हैं, which make it easy to mix the fertilizers and manures in the loose soil, और जिससे क्या होता है कि उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स को भी आसानी से मिलाया जा सकता है। तो ये प्रोसेस है, देख रहे हैं ना। और नेक्स्ट देखते हैं, इट एरेट्स द सॉइल, और प्लोइंग की मदद से क्या होता है, सॉइल जो है वो एरी हो जाता है, एरेट्स हो जाता है, यानी उसके मिट्टियों के बीच में यहाँ पर हवा भी रहने लगते हैं। द रूट्स कैन दस ब्रीथ इजिली, और इसके बीच में जब जड़ें जाती है तो वो आसानी से श्वास ले पाती है। इट हेल्प्स इन इजी पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स ऑफ सीडलिंग्स, और इसकी फ्लोइंग करने से क्या होता है कि इसके अंदर जड़ को भी फैलना आसान रहता है। Nutrients rich soil is brought up from lower levels or soil, so the plants can use these nutrients, और nutrients का भी मिलना जरूरी होता है प्लांट्स को। It helps in removing the weeds by uprooting them, और uprooting के द्वारा क्या होता है कि weeds को भी निकाल दिया जाता है। जब प्लांट्स जो मिट्टी है जब इसका उलट पुलट होता है तो बहुत सारे खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाउ इज प्लोइंग और टिलिंग डन। ये प्लोइंग और टिलिंग होता कैसे है। दिस इज डन बाय यूजिंग डिवाइस कॉल्ड प्लो। यह प्लोइंग और टिलिंग के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे कहते हैं प्लो, हो या कल्टीवेटर, कोई भी कल्टीवेटर कहिए। जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में पीछे लगा रहता है कल्टीवेटर, जिसकी मदद से वो क्या करता है, मिट्टी को उलट पुलट करता है ना। या आप कुदाल से, हो के द्वारा कुदाल से, है ना, खेत को जोतते हैं। इवन आफ्टर प्लोइंग द सॉइल में स्टिल हैव लार्ज पीसेज कॉल्ड क्रम्स,
और प्लोइंग के पहले जो मिट्टी जो होते हैं वो बड़े बड़े ढेले के रूप में होते हैं, है ना, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या, क्रम्स, CRU, क्या कहते हैं, CRUMBS, क्रम्स कहते हैं, बड़े बड़े ढेले को। These crumbs are broken with the help of a plank called leveler, और इस क्रम्स को क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है लेवलर के द्वारा, जिसके द्वारा तोड़ा जाता है उसे कहते हैं क्या, लेवलर। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पसेज, और लेवलिंग करना भी जरूरी है। अगर मिट्टी का लेवलिंग नहीं करेंगे, एक लेवल में नहीं रहेगा, तो क्या होगा, अगर मिट्टी आपको जैसे तैसे रहेगा तो पानी आप डालोगे तो यहाँ पानी जम जाएगा और यहाँ पानी बह जाएगा, यहाँ पानी ठहरेगा ही नहीं, है ना। तो मिट्टी का लेवलिंग भी जरूरी होता है। तो देख रहे हो ना कितने सारे प्रोसेस एक फार्मर करता है फसल उपजाने के लिए। फ्लो इज इवन नाउ Flow is even now the principal implement for preparing the soil. सबसे पहला जो प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, फ्लो ही होता है, खेत की जुताई होती है। It is drawn by oxen and it has wedge-shaped blocks of wood that penetrate the soil to make the furrows. Plowing is done. यह जो है प्लोइंग जो होता है वो इस तरह का एक हल होता है, इसे हल कहते हैं इंग्लिश हिंदी में। इस हल के द्वारा होता है ना। और ये जो हल आप देख रहे हैं, यह हल जो है बैल में लगा रहता है, ये प्लो शेयर है और ये प्लो सॉफ्ट है, ठीक है, डंडा, प्लो सॉफ्ट कहते हैं। और ये शेयर है गया जी, यहाँ से आपको क्या होता है, मिट्टी की खुदाई होती है। तो ये क्या होता है, ऑक्स में लगा हुआ था है, बैल के द्वारा ये जुताई होता है। लेकिन आज के डेट में जितने भी खेत की जुताई हो रही है वो कैसे हो रही है, ट्रैक्टर के द्वारा हो रही है ना। तो आगे देखते हैं, either manually or by using animals. In many villages, even now, this traditional method of plowing is prevalent, whereas now the modern techniques such as tractors are also used for plowing. आजकल तो ये जो ओल्ड मेथड था, जो हल से जो बैलों के द्वारा जो जुताई होती थी वो खत्म हो चुका है। अब क्या है, ट्रैक्टर के द्वारा खेतों की जुताई होती है। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, जो एक किसान है जो खेत जोत रहा है, अब क्या है, ट्रैक्टर के द्वारा जोता जाता है। A plow serves many purposes of tilling the soil, adding fertilizers to the crop and removing the weeds. This implement is drawn by a pair of bulls or other animals like the camel or horse. या बुल के द्वारा या कैमल या हॉर्स के द्वारा खेतों को जुताई करता है। The plow is like knife that cuts into the soil. The knife is curved so it turns over the soil after cutting. और प्लो जो होते हैं वो क्या होते हैं, किनारे पर ये नुकीला होते हैं, एकदम आपको चाकू की तरह, ताकि वो आसानी से इस मिट्टी के अंदर जा सके। क्लियर है। तो ये चैप्टर तो बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ समझने का है, कोई कठिन काम नहीं है। सिंपल सा एक बार आपको हमारा क्लास देख लेना और सुन लेना है। Hoe is used for losing the soil as well as for removing weeds. और हो यानी क्या हो गया, आपका कुदाल, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कुदाल, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, HOE, हो। इसकी मदद से हाथों से भी हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को तोड़ते हैं। It consists a long rod if wood or iron with a bent plate or iron fixed to one of its ends. This acts like a knife. It is also driven by animals. और ये हॉब जो होता है, एक साइड में ये क्या होता है, आयरन का बना हुआ होता है, लोहे का, और दूसरा जो ये साइड होता है जो हम लोग देखे हैं ना, ये किस चीज का रहता है, लकड़ी का, वुड का लगा हुआ रहता है। हाथ से इसे पकड़ करके और हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में तोड़ते हैं। आप तो ये कुदाल तो देखे ही होंगे, है ना। कल्टीवेटर, अब नेक्स्ट देखते हैं कल्टीवेटर। These days in large fields plowing is done by cultivators driven by tractors. और आजकल जो खेतों की जुताई होती है वो किसके द्वारा होती है, कल्टीवेटर्स के द्वारा होती है, ट्रैक्टर्स के द्वारा। इट सेव्स टाइम एंड लेबर। इसकी मदद से क्या होता है, बहुत कम समय में बहुत बड़े खेतों में सिंचाई
ये जुताई हो जाती है। लेवलर, it is a large piece of wooden plank which can also be driven by animals or a tractor. लेवलर क्या होता है? एक बड़ा सा लकड़ी का तख्ता होता है, ठीक है, और बहुत भारी होता है और इसे फिर ट्रैक्टर से चलाया जाता है खेतों में, जिससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो खेत होता है वो एक सतह पर एक सीध में सब एक समतल में आ जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? लेवलिंग करना, कि खेत का लेवलिंग किया जा रहा है। ओके, तो प्लोइंग करना और लेवलिंग करना, जब प्लोइंग और लेवलिंग हो जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वह होता है सोइंग, यानी खेत में बीज को बोना, बीज को बोना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोइंग, SOWING, सोइंग। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल सीड्स आर सोन, जब सॉइल तैयार हो गया, मिट्टी तैयार हो गई, तो सीड्स उसमें बो दिए जाते हैं, सोन कर दिए जाते हैं। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल। सोइंग क्या है? एक प्रोसेस है। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल, जिसकी मदद से मिट्टी में सीड्स को, बीज को डाला जाता है। When the sowing of seeds is done, the following precautions must be taken. जब बीज को रोपा जाता है, बीज को बोया जाता है, तो कुछ प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं। अब क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वो देखते हैं, है ना। द सीड्स शुड बी हाई यील्डिंग वैरायटीज, सीड्स ऐसा होना चाहिए जिससे कि उत्पादन अधिक मात्रा में हो, हाई यील्डिंग वैरायटीज। हेल्दी एंड डिजीज रेजिस्टेंट, और हेल्दी होना चाहिए और रोग मुक्त होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए और रोगों से लड़ने की क्षमता भी उसमें बहुत होना चाहिए। द सीड्स शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ, और सीड्स को एक निश्चित डेप्थ पर, एक निश्चित गहराई पर ही बोना चाहिए, ये नहीं कि बहुत गहरा बो दीजिए, तब तो निकलेगा ही नहीं। It's so if sown deep, then the seeds will not get sufficient oxygen for respiration and their shoots may not be able to come out from the greater depth. यदि हम लोग सीड्स को बहुत नीचे, मिट्टी के बहुत नीचे बो देंगे तो वह वहां से क्या होगा? ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगा, है ना, क्योंकि मिट्टिया उसे ताप देगी और इसे ऑक्सीजन मिलने में भी बहुत देरी होगा, बहुत मुश्किल होगा और बहुत मुश्किल से इसे ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। तो रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगा, तो ग्रो ही नहीं करेगा। इफ सीड्स आर स्कैटर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल देन विल बी ईटन बाय बर्ड्स, और यदि मिट्टी, इस मिट्टी पर सीड्स को ऐसे ही आप छिड़क दीजिएगा तो वो क्या होगा? उसे पक्षी आएंगे, बर्ड्स आएंगे और खा जाएंगे, है ना, ईटन बाय बर्ड्स। द सॉइल शुड हैव सफिशिएंट मॉइस्चर, अदरवाइज सीड्स विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपर्ली, और ये जिस मिट्टी में आपको सीड्स रोपे जाएंगे वह मिट्टी में सफिशिएंट मात्रा में मॉइस्चर भी होना चाहिए। मॉइस्चर मीन्स क्या? नमी, नमी भी होना चाहिए, वह भी जरूरी है, नहीं तो सीड्स ग्रो नहीं करेगा। तो ये ध्यान दे करके सीड्स को हम लोग थोड़े ही नीचे, मिट्टी के नीचे बो देते हैं, है ना, ताकि ऑक्सीजन भी मिले पर्याप्त मात्रा में और वो आसानी से ऊपर की तरफ ग्रो भी कर जाए। The soil should have sufficient moisture, otherwise seeds will not germinate properly. There should be proper spacing between the seeds, और एक सीड से दूसरे सीड के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम सटा सट 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 लगा दीजिए, नहीं। If the spacing is too little, then the seedlings will not get enough nutrients, sunlight and space to grow, and if the spacing is too large, then the production becomes low and a large amount of field space is wasted. ये जो स्पेसिंग जो होगा वो निश्चित मात्रा में बहुत न ज्यादा दूर न बहुत कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बहुत दूर दूर लगा दीजिएगा तब तो बहुत ज्यादा क्षेत्र चाहिए आपको कम फसल उपजाने में, और एक निश्चित दूरी दीजिएगा, ठीक से लगाइएगा, तो क्या होगा? सही मात्रा में उसे बिजली, हवा मिलेगा, पानी मिलेगा, सूर्य की रोशनी मिलेगा, है ना, तो उसका ग्रो भी सही मात्रा में होगा और लार्ज अमाउंट में आपका प्रोडक्शन भी होगा। तो ये सब हम लोग ध्यान देते हैं सोइंग के दौरान। टाइम ऑफ सोइंग,
time of sowing is a very important factor for proper establishment, growth and yield of a crop. और सही ढंग से पर्याप्त मात्रा में फसल उपजे, इसके लिए बीज के रोपने का समय भी सही होना चाहिए. It varies with season and availability of irrigational facilities. टाइम ऑफ सोइंग जो है यह डिपेंड करता है कि कौन सा बीज का बोने का कौन सा अवधि है, वो खरीफ है कि रबी है, उसी के हिसाब से हम लोग उसकी बुआई करते हैं. तो यहाँ तक तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है. और एक हम लोग और देख लेते हैं, डेप्थ ऑफ सोइंग. इस पेज को कंप्लीट करते हैं. Depth of sowing is an important aspect for establishing a good crop yield. Shallow or deep sowing results in lesser plant product population as all seeds don't germinate. The crop shows uneven speed of plant with large number of caps and serious weed problems. और ये चीज भी ध्यान देंगे कि हम लोग जो सीड्स रोपेंगे कि बीज की दूरी जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, निश्चित दूरी होना चाहिए. और वो मिट्टी से ऊपरी सतह से बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए कि आसानी से ऊपर की तरफ भी निकल जाए, ग्रो कर जाए, पर्याप्त मात्रा में उसे ऑक्सीजन मिले और ग्रो करे. देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स. सीड्स को बोने का 2 मेथड्स है. फर्स्ट, सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड मैनुअली. सीड्स को हम लोग मैनुअली हैंड के द्वारा रोपते हैं, बोते हैं. सेकंड, सोइंग ऑफ सीड्स बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल मैकेनिकली. और नहीं तो एक सीड ड्रिल मशीन आता है, उस मशीन के द्वारा मैकेनिकली भी हम लोग सीड्स को बोते हैं. सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड. अब यहाँ से हम लोग आगे अगले क्लास में देखेंगे. ओके, तो थैंक यू, गुड बाय.